नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एके शर्मा पर। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स के अध्याय गति और वेग का अध्ययन करेंगे। गति और वेग में सबसे पहले दूरी और विस्थापन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दूरी किसे कहा जाता है। तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान के चलिए ए यहाँ पर बिंदु है और बी यहाँ है, तो ये घूम घाम के ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलिए 10 किलोमीटर हुआ। तो ये 10 किलोमीटर क्या हो गया? पथ की कुल लंबाई हुआ। यही 10 किलोमीटर क्या हुआ? दूरी हुआ, यानी कि दूरी। अब इसमें देखिए कि इसका दिया है अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि इसमें दिशा निश्चित है ही नहीं, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है। तो दिशा जब निश्चित ही नहीं है, इसलिए अदिश राशि हो गया। इसका असही मात्रक मीटर होता है। अब आगे चलिए देखते हैं विस्थापन को। विस्थापन किससे कहते हैं? तो जैसे हम बताए थे कि एक बिंदु ये ए हो गया, एक बिंदु ये बी हो गया, ऐसे घूम घाम के ऐसे ऐसे बी पर पहुंचा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। जबकि अगर ए से सीधी लंबा दूरी बी तक आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन, क्योंकि न्यूनतम दूरी हुआ ए से बी तक का, न्यूनतम दूरी हुआ ए से बी तक, सबसे न्यूनतम दूरी हुआ, लंबवत दूरी हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन सदिश राशि दिया गया है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ मान के चलिए 5 किलोमीटर होगा। ये 5 किलोमीटर परिमाण हो गया, और साथ ही साथ दिशा भी इसमें निश्चित है कि उत्तर दिशा में जा रहा है या दक्षिण दिशा में, कोई ना कोई दिशा निश्चित है इसमें की दिशा है। इसलिए विस्थापन जो है सदिश राशि होगी, और विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है। आगे दिया है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। अगर हम दूरी और अभी दूरी हम ऊपर बताए थे, दूरी दिए थे 10 किलोमीटर और विस्थापन यहाँ हुआ था 5, और 5 कटाएंगे तो 5 नहीं 10 हुआ। तो यहाँ क्या दिया है? दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा। तो 2 1 से बड़ा या बराबर होता है, या तो 1 होगा दूरी और विस्थापन का अनुपात, या नहीं तो 1 से बड़ा ही होगा। कभी भी 0 दशमलव समथिंग कुछ भी नहीं आएगा। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर ही होगा। नीचे जैसे बताया भी गया है, दूरी और विस्थापन में अंतर करके मान के चलिए ये बिंदु ए हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया बी। ऊपर से ये दूरी चला 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर। सबको अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 4 11, 11 3 14। तो ये दूरी दिया गया यहाँ 14 मीटर। अगर ए बिंदु से यहाँ से चला यहाँ बी तक, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 मीटर। तो विस्थापन हो गया 10 मीटर, क्योंकि ये लंबवत चला है। आगे जो इसका अनुपात भी दिया है दूरी और विस्थापन का, तो 14/10 किया तो 7/5 हुआ। अगर 7 में भी 5 से भाग देंगे तो 1.4 आएगा। कहने का मतलब 1 से ये क्या है? ज़्यादा ही है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है, जो कि यहाँ 1 से अधिक भी है। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाता है, कितना लगाता है? 2.5 चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी और विस्थापन का राय क्या होगा? तो ये मान के चलिए वृत्ताकार पथ 1 चक्कर पूरा लगाया, ठीक है, 1 चक्कर पूरा हुआ, पुनः उसी अवस्था पर आ गया, फिर से दूसरा चक्कर लगाया, तो फिर से उसी जगह पे आ गया, फिर आधा चक्कर लगाया, तो आधा चक्कर मान के चलिए ये बिंदु ए हुआ, इधर हुआ बी। तो आधा चक्कर जब लगाया जाएगा किसी के गाय के द्वारा आधा चक्कर, तो इधर से आधा चक्कर यही होगा, आधा चक्कर यहाँ से यहाँ, ए यहाँ और बी यहाँ। तो आधा चक्कर से न्यूनतम दूरी कितना बच जाएगा? इधर 7 त्रिज्या और इधर भी 7 त्रिज्या, 7 7 14 मीटर हो गया। जबकि पूरा दूरी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, और गाय चक्कर लगाइए 2.5 चक्कर से गुना कर दिया गया। तो 2.5 चक्कर से जब गुना कर दिया गया तो इसको सॉल्व किया तो 110 मीटर निकला। कहने का मतलब दूरी जो है गाय 110 मीटर दूरी चली, लेकिन वही विस्थापन केवल दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? एक वस्तु है, या नीचे से हम इसको फेंके ऊपर, ये बिंदु ए हो गया, फेंके बी बिंदु तक, तो 5 मीटर ऊंचा फेंके। 5 मीटर जब ऊपर फेंके, फिर से वापस ये आ गया ए बिंदु पर ही वापस आ गया। तो 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो 5 और 5 दूरी हो गया 10 मीटर। जबकि ए बिंदु से फेंका गया था, पुनः ए बिंदु पर ही वापस आ गया, तो पुनः उसी बिंदु पर जब वापस आ गया तो विस्थापन इस तरह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए दूरी और विस्थापन का अनुपात भी आगे निकाला गया, 10:0 हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या और 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर 1 चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो सीधा सा है कि अगर मान के चलिए बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, कहा जाता है कि 1 चक्कर पूरा लगेगा। 1 चक्कर पूरा कैसे होगा? ए बिंदु से 1 चक्कर यहाँ से लगाया, फिर ए बिंदु पर ही आ गया। ए बिंदु पर आ ही गया तो 1 चक्कर में 1 परिधि हुआ। तो कहने का मतलब 1 चक्कर जो लगाया तो यही हो जाएगा आंसर मेरा ना, 144.51 मीटर, क्योंकि ये परिधि दिया हुआ है ऑलरेडी। इसको बनाने का
कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि दूरी जो है एक चक्कर में एक परिधि के बराबर ही होगा। तो दूरी मेरा निकल के आ गया 144.5 है। वही कह रहा है विस्थापन क्या होगा। तो जब एक चक्कर लगाया गया फिर से उसी जगह पहुँच ही गया तो विस्थापन तो 0 ही होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी बचा ही नहीं। देखते हैं इसको सॉल्व किया आगे। देखिए, पिंड द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर हुआ, तो वही आंसर आ गया। और उसके बाद विस्थापन भी यहाँ पर बिंदु ए से ए तक फिर से वही 0 हो गया विस्थापन। आगे दूरी और विस्थापन में अंतर दिया गया है। तो दूरी और विस्थापन में देखिए क्या क्या अंतर है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त हो जाता है। इसीलिए तो ये जो है ना, इसमें केवल परिमाण निश्चित होता है, इसीलिए अदिश राशि है। जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, इसीलिए ये क्या है, सदिश राशि है। आगे देखिए, दूरी सदैव धनात्मक होती है। सुन, ये गलत हो गया है बीच में लगता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन जो है मेरा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, यानी तीनों में से कोई भी हो सकता है। आगे चाल दिया हुआ है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय कहने का मतलब 1 सेकेंड में या 1 घंटे में कितना दूरी चला गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए चाल का सही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब इसमें जो है इसका राशि क्या होगा, तो दूरी का राशि होता है अदिश, समय का भी राशि अदिश, इसलिए चाल का भी राशि हो गया अदिश। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया चाल तक। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, वेग। चाल को पढ़ लिया हम लोग। वेग क्या कहता है, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, यानी कि लंबवत दूरी कितना चला गया, सीधा सीधी दूरी कितना चला गया। तो इसका जो है सूत्र क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक हो जाता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और वही राशि की बात करें तो विस्थापन का राशि हो जाता है सदिश राशि, तो इसलिए वेग का भी राशि हो जाएगा सदिश राशि, क्योंकि वेग लंबवत ही चल रहा है। लंबवत जब चल रहा है तो लंबवत चलने में परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी निश्चित होता है, इसीलिए वेग सदिश राशि हो गया। आगे दिया हुआ है वेग का प्रकार के बारे में। वेग में 2 प्रकारों का हो गया, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से सूचित किया जाता है, अंतिम वेग को v से सूचित किया जाता है। तो वेग और चाल में अंतर दिखाया गया है। आगे देखिए क्या क्या है। चाल में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, अब वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो इसमें दिशा नहीं होने के कारण यह अदिश राशि होता है, और इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए सदिश राशि होता है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, जबकि किसी वस्तु का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वस्तु का चाल कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये था चाल और वेग में अंतर। आगे दिया है त्वरण के बारे में। त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे वेग 2 प्रकार का। मान के चलिए कोई कार ए बिंदु से चला, ए बिंदु से चला, ये बी होगा। तो ए बिंदु से चला तो ए पे मान के चलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। बी बिंदु पे आके यही हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ एक बिंदु पर, ये यू हुआ प्रारंभिक वेग, और बी बिंदु पर जाकर के ये भी हो गया 10 किलोमीटर, ये हुआ अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पर इसलिए सूत्र दिया हुआ है v माइनस यू। वेग में परिवर्तन हुआ तो कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर कितने समय के लिए मतलब परिवर्तन हुआ, तो टी समय के लिए, इसलिए v माइनस यू बटे टी सूत्र हो गया। अगर इसी को निकालेंगे तुरंत तो 10 माइनस 5 1 सेकंड के लिए मान के चलिए हुआ, तो 1 सेकंड से तो 10 में 5 5, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण। त्वरण का असही मात्रक, त्वरण का यहाँ पे देखिए वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और जबकि समय का भी मात्रक सेकंड, तो इसमें भी सेकंड से भाग देंगे तो मीटर प्रति सेकंड। अब समय से फिर से समय से भी भाग दिया गया तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है त्वरण का सही मात्रक। और बीमा क्या होता है, तो बीमा यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर का बीमा यानी कि लंबाई एल होता है, और उसके बाद समय का मात्रक टी होता है, तो प्रति टी स्क्वायर, इसी को लिख दिया गया है एल टी पर पावर माइनस 2, यानी कि त्वरण का बीमा एल टी पर पावर माइनस 2 हो जाएगा, या फिर एम पर पावर 0। एम पर पावर 0 का मान 1 हो गया, तो बात वही हो गया बराबर एल टी का माइनस 2 पावर। तो त्वरण भी हो गया। आगे चलते हैं। वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 होगा। सही बात है, वेग जब एक समान रहेगा तो त्वरण का मान हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वेग से कोई गाड़ी जा रही होगी, फिर यहाँ बिंदु बी पर आकर के जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है, फिर सी बिंदु पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है। अब हम लोग अगर त्वरण ज्ञात करने का कोशिश करते हैं आगे, तो ये हुआ अगर मान के चलिए प्रारंभिक अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग, दोनों को जब घटाते हैं तो वही निकल रहा है 10 में 10 में 0, तो त्वरण वही निकल रहा है। बी से सी तक भी निकालते हैं, ये बी था ये सी था, तो वही निकलता है 10 में 10 घटाए
तो त्वरण इसका भी मान 0 निकला। अर्थात कहने का मतलब हुआ वेग अगर एक समान रहेगा तो त्वरण का मान हमेशा 0 होगा। आगे दिया हुआ है किसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को v से, समय को t से, इधर परिणाम यानी किससे क्या सूत्र बना हुआ है, तो यानी त्वरण का सूत्र v माइनस यू बटे टी। यहाँ पे दिया भी गया है प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 20 मीटर, फिर 2 सेकंड, इसका त्वरण निकाला गया तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर इसका भी निकाला गया तो माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। क्योंकि इसमें जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी कि अंतिम वेग में मंदन हुआ था, इसलिए यहाँ पर मंदन हुआ त्वरण में माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। आगे दिया जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है त्वरण का मान समान रहता है। एक समान से वस्तु का वेग बढ़ता है, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था तो फिर 4 मीटर हुआ, फिर 4 से 6, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का वेग समान मतलब बढ़ रहा है एक समान बिंदु ए से, फिर बी, फिर सी, ए पे 2 मीटर प्रति सेकंड था, बी पे 4 मीटर प्रति सेकंड, सी पर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ए से बी तक के बिंदु के लिए निकाला गया जब तुरंत 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकला। फिर जो है बी से सी तक का निकाला गया तो यहाँ भी निकला 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण यहाँ पर क्या हो गया, मतलब मान समान हुआ। आगे दिया गया है कि यू का मान भी, कहने का मतलब अगर प्रारंभिक मान अगर अंतिम वेग से कम है तो त्वरण उसको कहेंगे, अगर प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब मंदन केवल मंदन शब्द ही लिख देते हैं, माइनस यानी कि ऋणात्मक चिन्ह देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है उदग्र यानी कि ऊपर प्रारंभिक बिंदु आई पी, यानी कि ऊपर को प्रारंभिक बिंदु, नीचे को अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट। यहाँ भी ऊपर को भी, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर में हमेशा जो है मतलब यू जो है क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, और फिर नीचे भी का मान कुछ ना कुछ होगा जरूर। जैसे इसमें भी अगर कोई वस्तु मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, सॉरी, कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो यू का मान कुछ ना कुछ होगा जरूर, तभी वो ऊपर गया। ऊपर जा कर के कहीं ना कहीं उसका वेग 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर में जहाँ पर रुक जाता है कुछ समय के लिए फिर नीचे वस्तु आने लगती है तो उस स्थिति में भी का मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे लगते हैं। अच्छा, आगे सवाल है कि अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया जाता है तो उस कार का मंदन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 72 में गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, 4×4 = 72, यानी 4×5 = 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ तो 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड। फिर कह रहा है 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया था तो कार का मंदन का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक मान हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम मान मंदन हो रहा था, कहने का मतलब कार रुक गया होगा, तो त्वरण निकालेंगे तो ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो v का मान 0 माइनस 20 बटे समय कितना है 5, 0 में 20 घटाएंगे तो 20 ही होगा, तो 5 का 20 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा आंसर इसका। तो ए नंबर आंसर हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। आगे सॉल्व भी किया, देख लीजिए उसी तरह से बिल्कुल। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। आगे है, आगे मंदन लिखने के लिए वही बात फिर से बताया गया है, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर ए सही है। ठीक है, आगे दिया हुआ है किसको किससे सूचित करते हैं, विस्थापन को एस से सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को वी से, त्वरण को ए से, समय को टी से, गुरुत्वीय मान को जी से। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि सवाल वगैरह बनाने में अक्सर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज किया जाता है। आगे गति के लिए सूत्र वगैरह दिया हुआ है, देख लीजिए। v बराबर u प्लस 80, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर एस एन सूत्र है यानी कि विस्थापन का सूत्र है u प्लस ए बटे टी इंटू 2n-1। अब अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रहा है तो त्वरण का मान, कहने का मतलब g का मान माइनस में होगा, g का मान माइनस 9.8 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से v का भी मान v बराबर u माइनस जी टी, तो s का भी मान यानी विस्थापन का भी मान यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा। यानी कि नीचे अगर कोई वस्तु आ रहा है तो त्वरण एक तरह से मंदन होगा, तो इसीलिए जी का मान माइनस में हो गया। यहाँ फिर एस एन बराबर दिया यू माइनस जी बटे 2n-1। अगर कोई वस्तु ऊपर फेंका जा रहा है तो ए, कहने का मतलब जी का मान त्वरण में होगा, इसलिए प्लस में 9.8 लेना या 10, तो बी बराबर हो जाएगा यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगला है इसको मतलब सूत्र वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g/s, एस एन बराबर यू प्लस जी बटे 2n-1। आगे देखते हैं क्या। अच्छा,
ये सूत्र जो है प्रथम v बराबर u प्लस ए टी वेग और समय को बताता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन और समय को बताता है, v स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s विस्थापन वेग को बताता है। आगे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में देखिए क्या क्या दिया है। ए ग्राफ में ये जो दिया हुआ है मान, अगर इस तरह से तीर दिया हुआ है तो कहने का मतलब वेग बढ़ रहा है। 2 नंबर फिगर में ऐसे अगर है ग्राफ तो कहने का मतलब हुआ वेग घट रहा है। और 3 नंबर का ऐसे अगर ऐसे ग्राफ है, तीर सीधा जा रहा है तो वेग समान रहता है। और 4 नंबर फिगर में 4 नंबर अगर इस तरह से है तो वो विराम अवस्था में, अगर ये 5 है तो ये मतलब असंभव। चलिए आगे देखते हैं क्या। अच्छा, इसमें वही बात दिया हुआ है, त्वरण बढ़ेगा घटेगा किस तरह से रहेगा। 1 नंबर फिगर में त्वरण बढ़ेगा, 2 नंबर की तरह ग्राफ है इस तरह से तो करने का मतलब त्वरण कम घटेगा। 3 नंबर की तरह है त्वरण का ग्राफ तो करने का मतलब त्वरण एक समान है। 4 नंबर की तरह है अगर ग्राफ तो एक समान वेग है उसका। अब 5 नंबर वो संभव है। आगे है क्वेश्चन, इधर वेग दिया हुआ है और इधर समय दिया हुआ है। तो 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। 15 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, वेग गुना समय, तो 40 गुना 15, 15 चौकी 60, 600 मीटर हो गया आंसर। यहाँ पर 300 मीटर दिया था, गलत था, ये 600 मीटर आंसर सही होगा।